वंदे मातरम साथियों, एम इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के फसल उत्पादन विषय का दूसरा लेक्चर। कौन सा लेक्चर? दूसरा लेक्चर, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है जल निकास। ठीक है, जिन छात्रों ने जल निकास, कौन सा चैप्टर? जल निकास का पहला लेक्चर देखा होगा, उसको दूसरा वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है जल निकास का क्या होता है, जल निकास के उद्देश्य क्या थे, ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा लेक्चर जो हमारा है, अगर जल निकास की विधियां, कि हमें जो जल निकास करना है, किन किन विधियों के द्वारा हम जल का क्या कर सकते हैं, निकास कर सकते हैं। एक बार और बताता हूं आप लोगों को डेफिनेशन जल निकास की। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु खेतों से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। कौन से पानी को? अनावश्यक पानी को। कौन से पानी को? अनावश्यक पानी को खेतों से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। अब वो जल निकास, आप जो जल निकास करेंगे, जो पानी को खेतों से बाहर निकालेंगे, तो वो किन विधियों के द्वारा आपको खेतों से बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दो विधियां हैं कि जल निकास करने की दो विधियां हैं। पहली विधि हमारे पास है पृष्ठीय जल निकास। कौन सी विधि है हमारे पास? पृष्ठीय जल निकास, यानी कि जो पानी खेतों में है ना, कुछ बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है जो पानी भरा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि इसी पानी को पृष्ठीय जल निकास, ठीक है, जैसा भरा हुआ है ऐसा क्या करेंगे, जाएंगे, हाथ से मिट्टी को हटाएंगे और पानी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से जो आपने पानी को बाहर निकाला वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय जल निकास। ठीक है, अब दूसरा होता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको अगर पानी बाहर निकालना है तो हम जाते हैं भूमिगत में। कहाँ जाते हैं भैया? भूमिगत। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये हमारी जमीन है। क्या है? जमीन है। तो ये हो गया पृष्ठ। क्या हो गया भैया? ये हो गया पृष्ठ, है ना। और दूसरा गत, मतलब आपको गत मतलब अंदर जाना है, भूमिगत, भूमि के अंदर, तो ये हो गया क्या? भूमिगत। ठीक है, तो यानी कि जब आप भूमिगत, तो ये भूमि के अंदर जाना है आपको। कहाँ जाना है? अगर इसके ऊपर से, यहाँ से अगर आपने पानी को बाहर निकाल दिया तो पृष्ठीय जल निकास, और यहाँ से अगर पानी को बाहर निकाल दिया तो कौन सा जल निकास? भूमिगत जल निकास आपका कहलाता है। तो भूमि के ऊपर से पानी को, मतलब हमारी आंखों से वो दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। तो हम यहाँ की ये नाली बह रही है, ठीक है, ये नाली बह रही है, ये पानी जा रहा है, तो ऐसा हमने अगर देख रहा है तो समझ लेना पृष्ठीय जल निकास है। और जो जमीन के अंदर पानी बह रहा है उसको तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना। देखना है तो कैमरा लगा देना। ठीक है, तो उसको क्या होगा कि जो भूमि के अंदर पाइप के माध्यम से जो पानी को हम बाहर निकालेंगे वो क्या कहेंगे? भूमिगत, है ना, भूमिगत जल निकास। तो भूमिगत और पृष्ठीय में हम समझते हैं। तो पृष्ठीय जो जल निकास था हमारा, पृष्ठीय जल निकास की हमारे पास चार विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? पहली अस्थायी नालियां। कौन सी नालियां? अस्थायी नालियां। देखो, इन विधियों को समझने के लिए इसकी डिटेल भी मैंने अंदर दे रखी है, पर आपको मैं सिर्फ नाम से ही समझा सकता हूं, थोड़ा सा, है ना, ध्यान से आप इसको सुनना, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको यहां देखकर भी सभी नालियों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अस्थायी नालियां, ये नालियां होती है कच्ची। कैसी होती है? कच्ची नालियां, यानी कि अस्थायी नालियां। मैंने अभी बताया आपको कि इस पानी को बाहर निकालना है, मैंने हाथ से या फावड़े से मिट्टी को हटाया और पानी को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब वो मिट्टी क्या होती, कोई भी आएगा तो वो मिट्टी वापस क्या हो जाएगी? खेतों में मिल जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये नालियाँ क्या करते हैं? टेम्परेरी होती हैं, तो हमको सिर्फ पानी को बाहर निकालना होती है जिसमें, तो ये नालियाँ हमारी क्या कहलाती है? अस्थायी नालियाँ। दूसरी आती है कट आउट नालियाँ। कौन सी नालियाँ? कट आउट नालियाँ। ये नालियां नहर के साइड में बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? ये याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। नहर के साइड में ये नालियां बनाई जाती है, जिसे कट आउट नालियां बोलते हैं, तो है ना। तो ये कहां बनाएंगे हम लोग? नहर के साइड में। अब सर सिर्फ नहर के साइड में? नहर तो जो पानी आता है वो सिंचाई के लिए आता है, और सर आप जल निकास की बात कर रहे हो। तो मैं बेटा जल निकास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो नहर का जो पानी है, क्या होता है, कभी कभी खेतों की धरातल से ऊपर होती है नहरें। ठीक है, तो जो खेतों से धरातल से ऊपर जो नहरें होती है, तो वो नहरें जो 24 घंटे जब उसके अंदर से पानी चलता है, खेतों के ऊपर धरातल पे जब नहरों का जब पानी चलता है,
तो वो पानी की यहाँ से रीस कर कहाँ आता है, हमारे खेतों में पहुँचता है। ठीक है, वो रीस कर पानी कहाँ पहुँचता है, हमारे खेतों में पहुँचता है। तो नहर के समीपवर्ती खेतों में जो जल निकास नालियाँ बनाई जाती है उन्हें क्या कहेंगे, कट आउट नालियाँ। ये याद रखना, कट आउट नाली कहाँ बनाना है, नहर के पास। सर अब नहर के पास क्यों बनाना है, क्योंकि वहाँ से जब पानी कंटिन्यू चलता है तो पानी क्या होता है, रीस कर बाहर आता है। पानी वहां से क्या करता है, रीस कर बाहर आता है। कच्ची, ये समस्याएं अधिकतर कच्ची नहरों में होती है। ठीक है। दूसरा, स्थायी नालियां, परमानेंट। कौन सी नालियां बनाना है आपको, स्थायी नालियां बनाना है, परमानेंट भैया। कच्चे मकान से पक्के मकान में हम जाएंगे। कच्चा जो मकान था हमारा काई का बना था, पीली मिट्टी का, चद्दर डले हुए थे, ठीक है, खपरेल डले हुए थे। तो ये जो था है ना, उसको हमने काई में बदल दिया, पक्के मकान में बदल दिया। तो पक्का मकान काई का बना था आपका, सीमेंट का बना था, कंक्रीट का बना था। तो इन नालियों को बनाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट की आवश्यकता होती है, और इन नालियों को हम वहां पर बनाते हैं जहां लगातार पानी भरने की संभावनाएं होती है। हमको पता है कि जब बारिश होगी तो यहाँ पानी भरेगा ही, तो इसलिए हमने उसको हर बार तो हाथ से मिट्टी हटाने जाएंगे नहीं, तो हमको परमानेंट व्यवस्था कर देना है। क्या, तो परमानेंट नाली बना दो आप, जब भी पानी गिरेगा वो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके बाहर हो जाता है। दूसरा, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। मान लिया जाता है कि हमारा ये खेत होता है, ठीक है, तब खेत क्या होता है, समतल भूमि। अब ये हमारा जो खेत है बिल्कुल फ्लैट है, क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, मतलब इसमें कोई ढलान वलान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके साइड में जो मेड़ होती है तो इस मेड़ के अंदर नाली बना देते हैं। क्या कर देते हैं, इस मेड़ के अंदर नाली बना देते हैं और उस नाली के माध्यम से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी समतल मेड़ों को काटकर। 12th के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पृष्ठीय जल निकास, दो चीजें पूछी जाती है, पृष्ठीय जल निकास की विधियों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन होता है भूमिगत जल निकास नालियों की विधियों को समझाइए। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे ये बनते हैं। या तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर समझाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा 12वीं के हिसाब से बनता है। अगला, भूमिगत अधोपृष्ठीय भी, इसे भूमिगत को क्या बोलोगे बेटा, अधोपृष्ठीय भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी भूमिगत नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपसे, अधोपृष्ठीय। तो सर आपने अधोपृष्ठीय बोला ही नहीं था, तो मैं बोल देता हूं, अधोपृष्ठीय भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब अधोपृष्ठीय में टाइल्स ड्रेन्स बनाना है। कौन सी ड्रेन्स बनाना है, टाइल्स ड्रेन्स बनाना है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की हम नालियां बनाते हैं। कौन कौन सी नाली बनाएंगे, टाइल्स की बनाना है, स्टोन मतलब पत्थर की बनाना है, मॉल मतलब एक विशेष प्रकार का हल होता है उसकी बनाना है, पाइप ड्रेन्स यानी कि पाइप गाड़ देंगे भैया, सीमेंट का गाड़ दो, लोहे का गाड़ दो, प्लास्टिक का गाड़ दो, जैसा आपको करना वैसा गाड़ो। पोल ड्रेन्स, पोल का मतलब होता है लकड़ी, क्या होती है, पोल का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ियों की भी नालियां क्या है हमको बनाना है। इसकी डिटेल में आगे बताता हूं ना, और भी डिटेल है इसकी, तो याद रखना। टाइल्स जो घर में लगे हैं, टाइल्स, सर इतने महंगे टाइल्स नाली में कहाँ लगाएंगे, तो बेटा वही बता रहा हूँ, है ना, कि वो जो टाइल्स होंगे वो कैसे होंगे। तो टाइल्स का मतलब टाइल्स तो एक ही जैसे होंगे, है ना, चाहे वो लाल हो, काला हो, पीला हो, पतला हो, कैसा भी हो, तो उसको आप टाइल्स ही बोलोगे। स्टोन ड्रेन्स, स्टोन का मतलब पत्थर, याद रखना। मॉल का मतलब एक क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, हल, बताऊंगा आगे। ठीक है, विशेष प्रकार का हल होता है। पाइप जानते हो सब लोग। दूसरा, पोल मतलब लकड़ी, काई की बनाना है, ये लकड़ी, बस यहां से समझ में आ जाएगा सारी चीजें आपको। अब इसकी डिटेल बताता हूं। टाइल्स ड्रेन्स नालियां, है ना, सीमेंट कंक्रीट की टाइल्स से बनाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है नाम से। स्टोन मतलब अभी बताया था क्या, पत्थर, काई की बनाना है, पत्थर की बनाना है। मॉल काई की बनाओगे, हल से। पाइप काई से बनाओगे तो पाइप की। पोल मतलब लकड़ी की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नालियां हमको बनाना है, इसकी डिटेल में आगे आपको समझाता हूं। हम देखते हैं पृष्ठीय जल निकास नालियां। नालियां नीचे की और अपेक्षा ऊपर की ज्यादा चौड़ी होती है। जैसे हमारा जो भी खेत होता है तो हम क्या करा भैया, ये नाली हमने बनाई है, ठीक है, तो ये ऊपर से चौड़ी है और नीचे से हमारी क्या है, ये नाली सकरी है, तो हमने ये नाली ऐसे बनाई। ठीक है, तो ये नालियां जब हम हाथ से बनाएंगे तो इन नालियों की जो है अधिकतर क्या होती है, इस तरह से हमको बनाया जाता है। तो पृष्ठीय जल निकास, ठीक है, तो ये जो खेतों में पानी भरा है, हमने यहाँ से इस क्या बना दी, नाली बना दी, और नाली को इस तरह से खोद देता है और ये पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो हम इसे पृष्ठीय जल निकास नाली कहते हैं। ठीक है, तो लगभग इसको याद रखना, कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरी होती है। कितनी याद रखना है, कम से कम 30 सेंटीमीटर इस नाली को क्या बनाया जाता है, गहरी बनाई जाती हैं। अगला आता है हमारा पृष्ठीय जल निकास के बाद बताता गया हूं मैं उसका पृष्ठीय जल निकास की विधियां। अब पृष्ठीय जल निकास जो हमने पढ़ा था उसकी विधियां, ठीक है, पृष्ठीय जल निकास की विधियां,
कि पृष्ठीय जल, इस विधि में खेत के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाई जाती हैं। इन नालियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसे हाथ से बनाते हैं, आपकी मर्जी पड़े तब जाकर इसे बदल दिया जाता है। ठीक है, ये हाथ से बनाना है। दूसरा ये पूछा जाता है कभी, पृष्ठीय जल निकास के 2 लाभ लिखिए, 12वीं में पूछा जाता है बेटा, है ना, ये स्टार लगा लेना इस पे। पृष्ठीय जल निकास के क्या करना है, लाभ लिखना है। पृष्ठीय जल निकास, तो इसके निर्माण में श्रम एवं पूंजी क्या होती है, कम लगती है, क्योंकि आप बना सकते हैं, कोई भी मजदूर इसे आसानी से बना सकता है। इसकी सफाई करने पर खर्च कम आता है, जब चाहो तब उसकी क्या करता है भैया, थोड़ा सा फावड़े से खोदना है और सफाई हो जाती है। इन नालियों में जल निकास आसानी से हो जाता है। भैया आसानी से क्या हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी मर्जी पड़े, जिधर पानी का हम देखते हैं हाँ इधर ढाल हो रहा है तो इधर नाली खोद दो, इधर ढाल हो रहा है तो इधर नाली खोद दो, तो इसलिए आसानी से हो जाता है। इन नालियों में फसल भी बोई जा सकती है। वेरी गुड, जहां पर भी क्या होना कि मैंने यहां से इस पानी को बाहर निकालने के लिए ये नाली बना दी। ठीक है, अब इस नाली बना दी तो क्या करी भैया कि पानी तो बाहर निकल गया, उसके बाद ये जो ऊपर की जो जगह होती है यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, फसल लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना। तो इन नालियों में क्या होती है, इनकी जो मेड़ होती है, इस पर जो है नाली की पार्ट होता है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। अब याद करना भैया, हानियां ये भी पूछी जाती हैं कि पृष्ठीय जल निकास की हानियां लिखिए। पृष्ठीय जल निकास की कोई 2 हानियां लिखिए। तो पृष्ठीय जल निकास की हानि क्या हुई, पृष्ठीय जल निकास की हानि है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, उपयोगी कृषि भूमि नष्ट होती है, अतः कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता है। कृषि का क्षेत्रफल कम होगा, क्यों, क्योंकि जिस जगह पर ये नाली बनी हुई है उसके अंदर तो हम फसल नहीं लगा सकते, ऊपर जरूर लगा सकते हैं, अंदर नहीं लगा सकते। तो जहां जहां भी आपने ये नाली खोदी वहां वहां हमारी क्या होती है, फसल नहीं बोई जा सकती है अंदर। तो इसलिए हमारा कृषि का क्षेत्रफल कम होता है, क्योंकि अगर बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल है तो ज्यादा नालियां हमको बनाना पड़ेगी। दूसरा, प्रतिवर्ष मरम्मत करना पड़ेगी, खुदाई करना पड़ेगी। ठीक है, प्रतिवर्ष, क्योंकि जब जब बारिश होगी तब तब आपको क्या करना है, खुदाई करना है। इसमें अधिक संख्या में खरपतवार उगाते हैं, आपको पता ही है भैया, क्योंकि पूरा सब पानी आएंगे तो पानी के साथ में खरपतवार के क्या होते हैं, बीज भी पानी के साथ बहकर आते हैं, तो वो नाली में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं और यहाँ पर खरपतवार उगने की समस्या होती है। भूक्षरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, भूक्षरण मतलब मिट्टी का बहना, पानी के साथ मिट्टी का बहना भूक्षरण कहलाता है। तो आप जब यहाँ पानी बहेगा तो आपको तो पता है मिट्टी को काटकर साथ में ले जाता है, तो आपकी जो खेत की उपजाऊ जो मिट्टी है वो बहकर कहाँ जाती है, बाहर या नदी या नालों तक पहुंचती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको पृष्ठीय जल निकास के लाभ एवं हानियां दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पृष्ठीय जल निकास के बाद। अब पृष्ठीय जल निकास के बाद हमने बताया था कट आउट नालियां, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, कट आउट नालियां। ठीक है, तो कट आउट नालियां है ना, अपसरण अथवा निस्पंदन, यहां लिखा है अपसरण एवं निस्पंदन, सीपेज यानी कि रिसाव, है ना, अभी बताया था मैंने, रिसाव के माध्यम से। इसको ऐसे समझो भैया, झड़ लग गई है, बारिश हो रही है और झड़ लग गई है, 8 दिन हो गए यार पानी बंद ही नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है भैया, तो समस्या क्या सर, पानी बंद नहीं हो रहा है। तो समस्या है कि जब हमारा जो घर बना हुआ था, घर के साइड में क्या है, कोई मकान नहीं बना हुआ और लगातार बारिश हो रही, तो उस दीवार पर जब पानी गिरता है तो घर के अंदर एक शैतान आ जाती है, मतलब दीवार बिल्कुल कैसी होने लगती है, रसम रस ठंडी, या बहुत सारी ऐसी दीवार होती है जिसमें पानी ही अंदर आ जाता है। तो वो पानी क्या होता है, दीवार पर गिरता है और धीरे 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 चलकर कहाँ आता है, दीवार में रिसने लगता है, तो उसे बोलते हैं सीपेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो उसके माध्यम से जब पानी बहता है तो ये 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 1 से 1.5 मीटर गहरी नालियां बनाई जाती है। अब नालियां कहाँ बनाना है बेटा, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 1 से 1.5 मीटर गहरी नाली आपको बनाना है। नहर दिख रही है आप सभी लोगों को, तो ये नहरें 2 प्रकार की होती है, कच्ची नहरें भी होती है और पक्की नहरें भी होती है। चाहे कैसी भी नहरें बना दो, सीपेज की समस्याएं तो थोड़ी बहुत तो होगी, पर कच्ची नहरों में ज़्यादा होती है। तो अब ये नहरें कंटिन्यू चलती रहती है। मैंने बताया कि जब हमारा क्या होता है कि कुछ ऐसा सीजन होता है जहाँ पर जैसे कि हमारी फसल लगा रहे हैं, हम कौन सी फसल लगा रहे हैं भैया, गेहूँ के सीजन में। कौन से सीजन में, गेहूँ के सीजन में बहुत ज़्यादा, यानी 24 घंटे 1 महीने 2 महीने तक नहर चलती रहती है। अब नहर चल रही है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये पानी, इस जगह पर क्या होता है, यहाँ से इस नहरों से पानी रिसेगा और यहाँ कहाँ पहुँचेगा, इस खेत में हमारे यहाँ पर पहुँचेगा। अब इस फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी 24 घंटे यहाँ पर पानी भरा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस खेत के माध्यम से यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम नाली खोदेंगे। कौन सी नाली, कट आउट नाली। कौन सी नाली, कट आउट नाली। ठीक है, तो इस नाली का नाम दे दिया हमने कट आउट। ठीक है, तो नहर से रिसा हुए पानी को यहाँ से वापस हमको बाहर निकालना है, जिससे हमारी फसल खराब ना हो, तो इसे हम बोलेंगे कट आउट नाली। ठीक है,
दूसरा, अब इसकी लाभ क्या है भैया, नालियों की सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की बचत होती है, लगभग थोड़े में, है ना, लाभ एवं हानियां सभी में थोड़ा लगभग सेम कर देना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नालियों की सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की क्या होगी भैया, बचत होगी, ठीक है। दूसरा, नालियों का निर्माण करने में कुशल तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी नाली खोद सकता है भैया, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नाली खोद सकता है, कुशल मतलब पढ़ा लिखा। साधारण किसान भी इन नालियों को क्या कर सकता है, बना सकता है, कोई भी बना सकता है। नालियों का आकार कम या अधिक किया जा सकता है, आपकी मर्जी पड़े, जब खोदो, काटो, बनाओ, है ना, जितनी मर्जी पड़े, जब फुर्सत में हो तो चले जाया करो खोदने के लिए। अगला, हानियां, कर्षण क्रिया करने में कठिनाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कर्षण क्रिया करने में, क्योंकि इधर से मैं ट्रैक्टर भगा के लाया, बहुत तेज ट्रैक्टर भगा के लाया, अब मेरे को पलटना, एक पहिया अगर नाली में उतर के ट्रैक्टर फंसने की संभावना है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना भैया, बखराई, जुताई, गुदाई करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। नालियां द्वारा कृषि योग्य भूमि को घेरने के कारण कृषि क्षेत्रफल में कमी आ जाती है भैया, ठीक है। हाँ, क्योंकि जहां नाली खोदेंगे वहां पानी तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें पता है आप लोगों को कि यहाँ तो पानी 24 घंटे चल रहा है, तो 24 घंटे नाली में पानी भरा रहता है। अगला, भूक्षरण की संभावना बनी रहती है ना, भूक्षरण की संभावना क्यों बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से पानी अगर रिसेगा तो यहाँ की मिट्टियाँ तो कटेगी, है ना, भूक्षरण की संभावना है। नालियों की प्रति वर्ष खुदाई करने के कारण व्यय अधिक लगता है, क्योंकि ये नालियाँ क्या होती है, जब भूक्षरण होता है तो यहाँ की मिट्टी नालियों में जाती है और नालियाँ क्या होने लगती है, बूढ़ने लगती है, धंसने लगती है, तो उसको सफाई करने में भी क्या होता है, खर्च अधिक होता है। तो एक बार और, कट आउट नालियाँ कहाँ बनाओगे, नहर के किनारों पर। कहाँ बनाना है, नहर के किनारों पर बनाना है। अभी नाली क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर निस्पंदन के द्वारा रिसाव के कारण पानी भरा रहता है, बस इतना सा याद रखना है दोस्तों। आगे, स्थायी नालियां, परमानेंट नालियां बता दी मैंने, परमानेंट नालियां ये बना दो, परमानेंट नालियां सीमेंट और कंक्रीट की, किसकी बनाना है, सीमेंट और कंक्रीट की बनाना है ना, सीमेंट और कंक्रीट की जो नालियां बनाई हैं उसे हम बोलेंगे स्थायी नालियां, ठीक है। अब इसके लाभ, ये स्थायी नालियां होती है तब मरम्मत एवं सफाई कार्य में कम नहीं लगता, क्योंकि ये ना तो मिट्टी इसमें बूढ़ती है, ना ही किसी प्रकार का कोई कचरा वचरा आता है। कृषि क्रियाओं में बाधा नहीं आती है, क्योंकि ये परमानेंट नालियां जब हम बनाते हैं तो थोड़ी मजबूत होती हैं, तो इसलिए कृषि क्रिया में बाधा नहीं आती। ये एक वैज्ञानिक विधि है, क्यों, क्योंकि इसे बनाने के लिए, है ना, हमको लेवल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि परमानेंट बनाना है। पता चला कि हम परमानेंट, यानी कि हमारा मकान अगर हम परमानेंट अगर बनाते हैं तो किसी जो है इंजीनियरिंग का माध्यम से ही बनाएंगे, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, मजबूत भी हो, सारी चीजें अपनी व्यवस्थित हों, तो इसलिए ये क्या होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। हानियां प्रारंभिक में ही अधिक होता है, ऑफकोर्सली भैया, मकान में टाइल्स लगाओगे, सीमेंट लगाओगे, सरिये बहुत जो है भाव आसमान छू रहे हैं, तो हमको अब जब इतना खर्च करेंगे तो खर्च तो अधिक होगा। तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता होगी, बड़े भैया मिस्त्री की आवश्यकता होगी आपको इसको बनाने में, किसकी, आप नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, अधिक जल निकास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई और ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि अधिक जल निकास मतलब आपने उतने ही जल के लिए बनाई है जितना जल इसके अंदर आ गया, और बहुत मान लो आवश्यकता से अधिक अगर वर्षा हो जाती है तो फिर ये क्या होती है, ओवरफ्लो होने लगती है। आगे हम देखते हैं इसी का, ठीक है। समतल भूमि में मेड़ों को काटकर, ये हमारा खेत क्या था, मैंने अभी बताया था कि हमारा जो खेत है वो बिल्कुल समतल है। कैसा है, समतल है, और इस समतल भूमि में हमने क्या करा, ये खेत दिख रहा होगा सभी को कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये समतल खेत में हमने क्या कर दिया, यहाँ की जो हमारी मेड़ थी वो क्या कर दी, हमने मेड़ को काट दी, और यहाँ से जो पानी आता है वो मेड़ में आ जाता है, और पानी को क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इसे मिट्टी को काटकर भूमि को, ऊंची नीची भूमियों में ये उसको बनाया जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, भूमिगत अथवा जल निकास, वेरी इंपॉर्टेंट बताया था भैया, भूमिगत अथवा जल निकास नालियां बनाना है। भूमिगत, भूमि के अंदर, ये भूमि है ना, मैं अभी बताया कि ये भूमि है, और नाली कहाँ बनाई, तो भूमिगत, भूमि के अंदर, ठीक है। अगला, इसके लाभ आपको देखना भैया। अब ये भूमिगत नाली कितने अंदर बनाना है, 3 से 6 फीट, याद रखना भैया, 3 से 6 फीट इसकी जो गहराई होती है, कितनी, 3 से 6 फीट गहराई में आपको बनाना है, याद रखना, 3 से 6 फीट गहराई में ये नालियों का निर्माण किया जाता है। इसके लाभ क्या क्या भैया, तो फसलों के जड़ क्षेत्र से पर्याप्त वायु संचार हो जाता है, वेरी गुड, वायु संचार, हमने पहला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें वायु संचार पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर नाली रहेगी तो हवा तो आएगी जाएगी, तो जहाँ यहाँ पर क्या होता है, पौधा होता है, तो इस पौधे की जो जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आसानी से क्या पहुँच जाती है, हवा पहुँच जाती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में कमी नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने क्या करा था पहले की जब नालियां बनाई थी, ठीक है, तो नाली हमने यहां पर खोदी थी,
नाली क्या होगी, हमने नाली कहाँ पर खोदी थी, हमने यहाँ पर नाली बनाई थी, तो यहाँ पर हम फसल नहीं लगा पाए थे, ठीक है। तो अब हमने नाली कहाँ पर खोदी है, यहाँ पर खोदी है, तो भैया इसके ऊपर आप फसल लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कमी नहीं होती है, भू परिष्करण क्रियाओं में बाधा नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाए थे, तो यहाँ ट्रैक्टर चला पाए थे क्या, नहीं चला पाए थे। अब यहाँ ट्रैक्टर चला पा रहे हैं क्या, चला पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कृषि क्रिया। दूसरा, भूमि जल धारण एवं संचालन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि भूमि के अंदर होती है तो इसकी जो जल धारण क्षमता भी होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। फसलों की जल धारण क्षमता मतलब पानी को सोखने की जो क्षमता होती है मिट्टी को, वो जल धारण क्षमता कहलाती है। फसलों की जड़ों के विकास एवं विस्तार के लिए अनुकूल दशाओं में वृद्धि हो जाती है भैया, क्योंकि जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, वायु संचार होगा, तो जड़ें वास्तव में हंसी खुशी रहेगी, है ना, क्योंकि जब हंसी खुशी रहेगी तो क्या होगा, उसका अपने आप ग्रोथ भी करेगी, है ना, फलेगा फूलेगा बढ़ेगा। ये तो जल निकास के पृष्ठीय जल निकास। अब भूमिगत जल निकास की विधियां मैंने बताई थी बेटा, टाइल्स ड्रेन्स। कौन सी ड्रेन्स, टाइल्स ड्रेन्स। काई की बनाएंगे, टाइल्स की बनाएंगे। अब इसकी टाइल्स कैसी होती हैं, ये इसकी सेम ये टाइल्स, वहां मत देखो, वो तो अभी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनी हुई है टाइल्स हमारी। अब यहाँ पर जो बनी हुई है ये टाइल्स दिख रही है, अर्ध बेलनाकार। कैसी हो रही है, वापिस से बताता हूं, अर्ध बेलनाकार। कैसी बनी हुई है, अर्ध बेलनाकार, और नीचे एक फ्लैट पत्थर लगा दिया है, तो अर्ध बेलनाकार। तो खपरेल जल निकास नाली का 30 सेंटीमीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर अर्ध बेलनाकार, मतलब इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, ये ऐसी होती है। ये ऐसी होती है, ठीक है, ऐसा कटा हुआ है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और 10 से 15 सेंटीमीटर तक के व्यास वाली अर्ध बेलनाकार। इसका जो ये व्यास देख रहे हो ना आपका, ये जो व्यास है ये कितना है, 10 से 15 सेंटीमीटर, याद रखना है, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर गहराई, मतलब जब ये जो जगह है हमारी भूमि है, ठीक है, ये भूमि है, तो इसकी जो है, इसको गाड़ेंगे कहाँ पर, इसकी जो गहराई है वो कितनी, 75 से 127 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी हमको इसको जमीन के अंदर गाड़ना है। तो जो सीमेंट कंक्रीट की जो खपरेल जल निकास नाली होती है, तो खपरेल का लंबाई कितनी होती है, खपरेल की लंबाई बोल रहा हूं मैं, खपरेल की लंबाई, मतलब नाली वाली की लंबाई मत रखना, जो ये हम खपरेल मतलब टाइल्स, जो इस खपरेल का हम उपयोग करेंगे उसकी लंबाई कितनी, 30 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर, गाड़नी कितनी है, तो 75 से 127 सेंटीमीटर उसको जमीन के अंदर गाड़ी जाती है, ठीक है। तो अब इसको गाड़ी जाती है, तो भारी मृदाओं में 25 मीटर आपको क्या करना है, इसकी लंबाई रखना है, और हल्की मृदाओं में इसकी दूरी जो है 50 मीटर तक रखना है। ढाल प्रत्येक 30 मीटर पर 5 सेंटीमीटर ढाल दिया जाता है। मान लिया जाता है कि मैंने ये नालियां यहां से गाड़ दी, ठीक है, यहां पर गाड़ दी, तो अब इसकी लंबाई हो गई 30 मीटर। कितनी हो गई, 30 मीटर। तो अब मुझे ढाल कितना देना है, यहां पर 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर ढाल दूंगा भैया, ठीक है। तो इसको जमीन के जब है ना, तो हर प्रत्येक 30 मीटर पर लंबा चलूंगा और फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 30 मीटर लंबा चलूंगा और फिर 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम नीचे डाले जाएंगे। तो भूमिगत जल निकास नालियां, टाइल्स ड्रेन से इंपोर्टेंट, ये देख रहे हैं ना, ये सेम, ये टाइल्स ड्रेन से इस टाइप का ये है, ठीक है, ये पर ये जमीन के ऊपर भी लगाई जाती है। तो ये आपको यहाँ सीधी सी दिखाई दे रही है टाइल्स ड्रेन्स, ठीक है। अगला हम देखते हैं टाइल्स ड्रेन्स। मुझे लगा अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को भैया, तो देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा। स्टोन ड्रेन्स, काई की बनाओगे, स्टोन मतलब पत्थर की, काई की बनाना है, पत्थर की बनाना है। तो भैया पहले तो ये हो गई जमीन और इसी हो गई गत, भूमिगत। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस प्रकार से पत्थर जमा दिए। क्या कर दिए, यहाँ देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ये भूमि के अंदर, ठीक है, ये पृष्ठता भूमि के अंदर हमने क्या करा, यहाँ तो पत्थर जमा दिए, ठीक है, भूमि के अंदर ऐसे पत्थर मैंने लगा दिए, फिर बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे रख दिए। अब ये यहाँ पर क्या हो गई, जगह बन गई, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे, फिर उससे छोटे छोटे, फिर उससे छोटे छोटे, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, और ये जो जगह दिख रही ना पीली पीली मैंने करी, ठीक है, ये जगह आपको दिख रही है ना पीली पीली, ये जगह थी यहाँ से पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने ऐसे पत्थर जमा दिए। तो ऐसे पत्थर जमा कर जो नालियां, भाई इन नालियों को सीधा सा लिखना है आपको, इन नालियों को बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता होती है। पत्थर ही टुकड़े की बनाई जाती है और जल को क्या किया जाता है, खेतों से बाहर किया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, पत्थर जल निकास नालियां कहते हैं। आगे देखते हैं, पत्थर के बाद बाठा। पत्थर मतलब बाठा।
मॉल ड्रेन्स। कौन सी ड्रेन्स आती है? मॉल ड्रेन्स। एक विशेष प्रकार, मैंने बताया था बेटा, विशेष प्रकार के मॉल हल। किसके द्वारा? विशेष प्रकार के मॉल हल के द्वारा आपको इसको बनाना है। ये मॉल हल है बेटा, ठीक है। तो ये जमीन के अंदर क्या होता है, ये जमीन के अंदर इतना उतर जाता है और यहाँ से क्या करता है, मिट्टी को दबा देता है। क्या कर देता है? मिट्टी को दबा देता है। और मिट्टी जब फिर क्या हो जाता है, मिट्टी को जब दबाता है तो इस प्रकार का होल बन जाता है। दिख रहा है ना आपको? तो ये क्या करता है, जमीन के अंदर ये चलता है, जमीन को चीरते हुए चलता है और इस प्रकार का होल बनाते हुए चलता है। तो ये मॉल प्रकार के हल। तो इस मॉल ड्रेन्स को एक विशेष प्रकार के हल, मॉल हल के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। खोखले भूपृष्ठीय एक निश्चित गहराई पर भूमिगत नाली बनाई जाती है, मॉल ड्रेन्स कहते हैं। लेकिन यह विधि कड़ी अथवा भारी मिट्टियों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि जो ढीली मिट्टी होगी तो वो वापस मिट्टी क्या हो जाएगी, धंस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सीमेंट विमेंट तो लगा नहीं रहे, सिर्फ मिट्टी को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, छेद। चूहे का जो बिल होता है ना, सेम ऐसा एक बिल बनाना है। अब यहाँ पर एक बार का पानी तो बाहर निकल जाएगा, 2 बार का निकल जाएगा, पर जैसे जैसे मिट्टियाँ फूलने लगेगी, ये नालियाँ क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी, ठीक है। तो ये अधिकतर यूरोपियन देशों में अपनाई जाती हैं। अगला आता है हमारा पाइप ड्रेन्स, ठीक है। इन विधियों में अपेक्षा करते एक निश्चित पाइप लिया जाता है। ये पाइप देखो ना, ये पाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करना है, भूमि के अंदर आपको पाइप गाड़ देना है और पानी, और पाइप होना चाहिए वैसा कैसा होना चाहिए, आपको ये याद रखना है, छिद्रित पाइप होना चाहिए। कैसा पाइप? यहाँ दिख रहा है ना होल, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, हम एक तरफ से क्या होना चाहिए, छिद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक तरफ से छिद्रित होना चाहिए, सॉरी, है ना। एक तरफ से हमारा जो होल है वो छिद्रित होना चाहिए। तो ये जो छिद्रित होल है, ठीक है, तो ये जो है पानी ऊपर से आता है और इस छेद के माध्यम से पानी में चले जाता है। तब ये यहाँ पर इधर छेद मत रखने का, नहीं तो पानी इधर से घुसा हो और इधर से बाहर निकाल दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो पानी में क्या होता है, आधे हिस्से पर छेद होते हैं और नीचे के हिस्से पर छेद नहीं होते, और यहाँ से क्या किया जाता है, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पृष्ठीय मृदा में एक निश्चित गहराई पर 10 सेंटीमीटर व्यास वाला, कितने सेंटीमीटर, छिद्रित युक्त लोहे या सीमेंट का पाइप आप उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइप की बनाई जाएगी। अगला आता है हमारा मॉल ड्रेन्स। कौन सी ड्रेन भैया? पोल ड्रेन्स। मॉल तो हमने पढ़ लिया, अब आता है पोल। मॉल के बाद आता है पोल, ठीक है। तो मॉल ड्रेन्स में नालियां बनाई जाती है, बहुत ज्यादा है ना, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिट्टियां क्या करी थी, मिट्टियां खोदी तो थी, नालियों में क्या जमा दी, लकड़ी जमा दी, ठीक है। लकड़ी क्यों जमा दी? क्योंकि यहाँ से मिट्टी अगर बहकर आएगी तो नाली क्या हो जाएगी, वापस से मिट्टियों से भरा जाएगी, तो उन्हें वहां पर लकड़ी जमा दी, तो पानी आता है, लकड़ियों के माध्यम से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। मॉल ड्रेन्स। एक और बता देता हूँ, मॉल ड्रेन्स इसी पर जो है आप लोगों ने देखा होगा, मॉल ड्रेन्स, ठीक है। तो मॉल ड्रेन्स में क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ी जमा दी जाती है, ठीक है। ऐसे लकड़ी जमाना है, फिर लकड़ी को वी आकार से ऐसे जमा दी जाती है, तो वी आकार से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के ऐसे जमा दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लकड़ी के टुकड़े हम जमा देते हैं। अब ये जो जगह दिख रही ना हमको, खाली खाली जगह, तो इस जगह से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। पानी आता है, लकड़ियों के माध्यम से रिस जाता है और यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन नालियों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया? लकड़ी की आवश्यकता होती है। और नाली का आकार 80 से 90 सेंटीमीटर रखना है और गहराई कितनी, 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो जिसे हम बोलेंगे कौन सी, पोल जल निकास नालियाँ, ठीक है। आज का जो लेक्चर है पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास पर ही था हमारा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी और अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से क्या कर सकें, अपने क्लास ले सकें।